नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिख रखा है, एक क्लास डीपीएसपी खल्लास। यानी कि आज हम आपसे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है, उसके संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने आपको भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बन सकते थे, उन सब के विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे आपसे भाग 4 की। भाग 4 की जिसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके संबंध में आपसे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए होंगे, उन सब की चर्चा आज की क्लास में हम कर लेंगे और डीपीएसपी से बनने वाला कोई भी प्रश्न आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीपीएसपी से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो इसके मौलिक मतलब मूल फैक्ट इसके क्या हैं, उसके संबंध में हम सबसे पहले आपसे बेसिक फैक्ट इसके जो हैं उसके संबंध में मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करता हूँ। और कुछ इस बेसिक फैक्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि पिछली क्लास में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताया था कि यह नागरिकों को प्राप्त अधिकार है और इसकी गारंटी हमको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत व अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इस बात की गारंटी देता था कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकार है और इनका हनन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। लेकिन डीपीएसपी के संबंध में आपको इस बात को याद रखना होगा कि डीपीएसपी अधिकार ना होकर राज्य का एक दायित्व है। डीपीएसपी राज्य का एक दायित्व है। डीपीएसपी डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी जब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नीतियाँ एवं कानूनों को जब कोई राज्य नीतियाँ अपनी नीति और कानून को प्रभावी बनाएगा, तो इस तत्व को ध्यान में तो रखेगा, लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं है। वह आवश्यकता अनुसार डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू कर सकता है, लेकिन यह उस हमेशा हमेशा इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा। और दूसरी बात इसके संबंध में आप ये जान लीजिएगा कि जैसे अगर हम इसकी तुलना मौलिक अधिकारों से करें, तो मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार की अगर हनन होने की स्थिति आती है, हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति आती है, तो वहाँ हम कोर्ट से सहायता ले सकते थे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन यह वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य चाहेगा तो लागू करेगा और राज्य अगर इसकी आवश्यकता नहीं समझेगा तो नहीं लागू करेगा और इसके संबंध में हम न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता नहीं ले सकते हैं। तो आइए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट डीपीएसपी के संबंध में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा कि डीपीएसपी नामक उक्ति यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक उक्ति से स्पष्ट है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये बात मैंने अभी पहले आपको बताई कि जब राज्य कोई नीति या कानून को प्रभावी बनाएगा तो इन तत्वों का ध्यान तो रखिएगा, लेकिन वह इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा। फिर भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। भाग अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न बनता है कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 4। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। इसी क्रम में जो नीचे वाली लाइन है कि इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है समाज का अधिकतम कल्याण। समाज का अधिकतम कल्याण जो इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा और इसमें जो लोक कल्याणकारी है, इसका मतलब हो गया समाज का कल्याण करना। उसके बाद इसको 3 सिद्धांतों में बाँटकर पढ़ा जाएगा। ये आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके 3 अलग-अलग सिद्धांत हैं। उनमें जो भी अनुच्छेद आएँगे, कई अनुच्छेद ऐसे होंगे जो 2 जगह आपको मिलेंगे। तो इस संबंध में जिस भाग में, जिस सिद्धांत में जो आएगा, हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके 3 सिद्धांत कौन से होंगे? एक समाजवादी, जहाँ समाज कल्याण की बात की जाएगी। फिर गांधीवादी, जो गांधीवादी विचारधारा के प्रावधान होंगे, वो गांधीवादी सिद्धांत में उसकी चर्चा होगी। फिर उदार या बौद्धिक मतलब जहाँ उदारवादी सिद्धांतों की बात होगी, तो उसकी चर्चा हम इस उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2 अनुच्छेद जो अनुच्छेद 36 व 37 हैं, इनके विषय में। क्योंकि जो अगर मुख्य डीपीएसपी की बात की जाए तो मुख्य डीपीएसपी अनुच्छेद 38 से शुरू होंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के संबंध में बात की गई है। जैसा कि अनुच्छेद 12 के तहत मौलिक अधिकारों में मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई थी कि संसद या किसी राज्य का कोई विधानमंडल या अ, आपकी जो लोकल बॉडीज़ थी जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत
या अन्य ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसे मैंने आपको बताया था एलआईसी, सेल, तो इस तरीके के प्राधिकरण सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते थे। सेम वही परिभाषा अनुच्छेद 36 के तहत दी गई है। फिर अभी ऊपर मैंने जो आपको बताया कि इसके प्रावधान न्यायोचित नहीं है। कहने का मतलब ये वाद योग्य, जो डीपीएसपी है वाद योग्य नहीं है। इसके संबंध में हम न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता नहीं ले सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कही गई है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे समाजवादी सिद्धांत। यहाँ से हमारे मुख्य जो डीपीएसपी के मुख्य अनुच्छेद हैं, जिसके संबंध में एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो समाजवादी सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 में अगर आपको की पॉइंट अनुच्छेद 38 का पकड़ना है, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इस की पॉइंट को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याण की स्थापना की बात कही। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याण यानी कि समाज के कल्याण की स्थापना की बात अनुच्छेद 38 के तहत की गई है। और यह किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर आवश्यकता हो समझेगा तो राज्य इसको लागू करेगा, वैसे बाध्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 39 के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न एग्जामों में एग्जामिनर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठा चुका। कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में कई प्रकार के प्रावधान है। तो अनुच्छेद 39 के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप समझ लीजिए। स्त्री पुरुष को आजीविका प्राप्ति के समान अवसर। स्त्री पुरुष को आजीविका प्राप्ति के समान अवसर का मतलब है कि स्त्री व पुरुष को काम पाने का समान अधिकार होगा। काम का मतलब नौकरी पाने का समान अधिकार स्त्री व पुरुष में होगा। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। और यह दायित्व किसका होगा? राज्य का। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि डीपीएसपी के संबंध में दायित्व सभी किसके होंगे? राज्य के। फिर इसके दूसरे फैक्ट में क्या कहा गया कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों तक, जिससे अधिकतम लोगों का हित हो सके। ठीक, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो सके। तो आप ये बात याद रखिएगा कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 के तहत किया गया है। फिर बात हम करें, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। केंद्रीकरण का मतलब क्या होगा? कि आर्थिक संसाधन कोई एक व्यक्ति इकट्ठा न कर पाए, बल्कि उसका आवंटन संपूर्ण समाज में हो सके, तो ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण वर्तमान परिस्थितियों में है। तो इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय की सहायता भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 के तहत किया गया है। फिर स्त्री व पुरुषों को समान कर, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये प्रश्न तो हमको लग रहा है हजारों परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर स्त्री व पुरुष कोई समान कार्य कर रहे हैं तो उनके वेतन में किसी प्रकार की, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका वेतन अलग-अलग नहीं होगा, बल्कि समान वेतन। अगर कार्य वो समान कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान होगा। इस पे किसी प्रकार का विभेद उनके साथ नहीं किया जाएगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 के तहत किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 से इसके संबंध में आप याद, जब मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं अनुच्छेद के साथ कोई एडिशनल ए, बी, सी कुछ जुड़ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसके संबंध में याद रखिएगा अनुच्छेद 39 से इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। और इसमें क्या कहा गया? निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब क्या हो गया कि राज्य का ये दायित्व होगा कि ऐसे लोग जो कानूनी सहायता, मतलब पैसा खर्च करके कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए राज्य इस बात का प्रावधान करेगा कि उनको किसी भी मामले में कानूनी सहायता पाने का निःशुल्क अधिकार होगा, अनुच्छेद 39 ए के तहत। फिर बात हम करेंगे अनुच्छेद 41 की। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 40 यहाँ पे कैसे छूट गया? चूंकि अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांतों की बात की गई है, तो जब हम ये गांधीवादी सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको अनुच्छेद 40 के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप याद करिए अनुच्छेद 41। इसमें कहा गया है सभी को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। सभी को सभी को काम पाने का अधिकार, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता यानी कि सभी को सार्वजनिक सहायता, लोक सहायता पाने का, मतलब सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा। ये बात अनुच्छेद 41 में कही गई और साथ में ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ राज्य का दायित्व है। ये बात राज्य के दायित्व के संबंध में कही गई है, लेकिन राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
फिर यहाँ पे कहा गया राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। बेकारी जैसे कोई बीमार है, तो बीमार को स्वास्थ्य लाभ राज्य का एक कर्तव्य होगा कि उसको स्वास्थ्य संबंधी लाभ उपलब्ध कराए जाएँ। तो इसके संबंध में बात राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों की सहायता, निःशक्तों जो जैसे किसी पे आश्रित हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को सहायता उपलब्ध कराएगा। ये दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा और ये बात अनुच्छेद 41 के तहत कही गई है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 में कहा गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का। मानवोचित दशाओं का मतलब क्या हो गया कि काम ऐसी जगह पे मिलना चाहिए जो काम करने लायक हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपने आप को असहज ना महसूस करें, हम वहाँ पे काम को बहुत आसानी से कर सकें। तो मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ से तो क्वेश्चन बना है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का जिक्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता का जिक्र किया गया है। इसमें क्या कहा गया? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा और यह प्रावधान अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। तो आप इसको प्रसूति सहायता को तो हर हाल में याद रखना कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। कहने का मतलब ये है कि सभी कर्मकारों को, सभी कर्मचारियों, कर्मकारों का मतलब ये हो गया मजदूर, कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, उनको ऐसी मजदूरी, निर्वाह मजदूरी का मतलब ये होता है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकें, ऐसी मजदूरी देना राज्य का दायित्व होगा। लेकिन राज्य, फिर वही बात आ जाएगी कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं होगा। फिर शिष्ट जीवन स्तर, कहने का मतलब ये है कि अच्छा जीवन स्तर, ऐसी निर्वाह मजदूरी उनको दी जाए जिससे वो अपने दैनिक, जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान की जो व्यवस्था है ना, साथ में अच्छा जीवन स्तर भी उनका हो सके, ये दायित्व तो राज्य का होगा। अनुच्छेद 43 के तहत इसका प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 43 है, देखो फिर यहाँ पे ये आ गया, तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 43 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 एक, और इसमें बात की गई है कि उद्योगों के प्रबंधन यानी कि उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों का यानी कि कर्मचारियों की सहभागिता होगी। वही बात यहाँ पे कर्मकारों की भागीदारी के संबंध में कही गई। लेकिन इसके संबंध में यही आप याद रखिएगा, 43 ये अनुच्छेद 42वें संविधान 43 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 की, पोषण युक्त भोजन, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। पोषण युक्त भोजन, इसके संबंध में आप अगर उदाहरण के तौर पर बताना है तो आप याद रख सकते हैं मिड डे मील, जो मिड डे मील योजना है वो इसी के तहत दी जा रही है। तो पोषण युक्त भोजन के संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 47 में। तो आपको इसको याद रखना है कि पोषण युक्त भोजन, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रावधान डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 47 में किया गया है। तो अब हम बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत की। तो गांधीवादी सिद्धांत से पहले जो सामाजिक सिद्धांत के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, उनके संबंध में मैंने आपको बता दिया है और आप अगर इन फैक्ट को याद रखेंगे तो इनसे बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब हम बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत की। तो गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन व उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करना। इसमें आपको की फैक्ट ये याद रखना है कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसमें जो जो मैंने ऊपर लिख रखा है गांधीवादी सिद्धांत, तो यह गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा, गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो इसीलिए गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आगे। तो अनुच्छेद 40 में आपको याद रखना है ग्राम पंचायतों का गठन व उसको ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो वह अपने स्तर पर एक शासन की अपने स्तर पर शासन स्थापित कर सके। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 43 की। अभी आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 43 में मैंने यहाँ पे भी चर्चा की है और फिर अनुच्छेद 43 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने अनुच्छेद 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर के संबंध में चर्चा की थी, वह एक समाजवादी सिद्धांत था। लेकिन अब हम अनुच्छेद 43 में जो गांधीवादी सिद्धांत दिए गए हैं उसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या कहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर प्रोत्साहन देना।
कहने का मतलब ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योगों को या तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता है या सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से स्थापित करना चाहता है, तो उसको प्रोत्साहन देना राज्य का दायित्व होगा। ये बात अनुच्छेद 43 में कही गई। तो आपको अनुच्छेद 43 इसको और इसको दोनों को मिला के पढ़ना। अनुच्छेद 43 में दोनों प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन जो ये प्रावधान यहाँ दिए गए कुटीर उद्योग के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। और अगर कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी के संबंध में आपसे पूछा जाए तो वह समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें कहा गया सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना। तो जब मैंने आपको भाग पढ़ाए थे संविधान के भाग, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सहकारी समितियों को संविधान के भाग 9 बी के तहत, भारतीय संविधान के भाग 9 बी के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और जिसका प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सहकारी समितियों का प्रावधान अनुच्छेद 43 बी में किया गया है और जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और सहकारी समितियों का प्रावधान भाग 9 बी में भी किया गया है, आप याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 में कहा गया एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन व सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा देगा। अनुच्छेद 46 इस संबंध में बात करता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सुरक्षा, अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा व शैक्षणिक रूप से भी राज्य का यह दायित्व होगा कि इनको संरक्षण प्रदान करे। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और जो शैक्षणिक स्तर इनका गिरा हुआ है इसके संबंध में राज्य का यह दायित्व होगा कि एससी एसटी, एससी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को संरक्षण राज्य प्रदान करेगा। यह बात अनुच्छेद 46 के तहत कही गई। फिर अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में कहा गया मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। देखो आपने अनुच्छेद 47 यहाँ ऊपर भी पढ़ा। अनुच्छेद 47 हमने यहाँ जब सामाजिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत में बताया था, तो इसमें कहा था पोषण युक्त भोजन यानी कि मिड डे मील और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसके संबंध में अनुच्छेद 47 के प्रावधान, जो अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान किए गए थे, ये आपके समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है, इसमें देखो लिखा गया अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। कहने का मतलब यह है शराब पर रोक, ड्रग्स पे रोक, नशीली दवाओं पे रोक। इसका प्रावधान अनुच्छेद 47 के तहत गांधीवादी सिद्धांतों में किया गया। अगर आपसे अनुच्छेद 47 के विषय में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान पोषण युक्त भोजन, जीवन स्तर को ऊंचा रखना और साथ ही साथ मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, इसको भी याद रखना है। लेकिन अगर आपसे बांट करके पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 47 के समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, तब आपको बताना है कि समाजवादी सिद्धांत में पोषण युक्त भोजन संबंधी प्रावधान, जबकि अगर गांधीवादी सिद्धांत के संबंध में पूछा जाएगा तो मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दोनों का जिक्र अनुच्छेद 47 के तहत ही किया गया है। तो इसके संबंध में आप ये याद रख सकते हैं, जैसे मादक पदार्थ यानी कि शराब के प्रयोग पे रोक, तो जैसा कि आपको पता होगा शायद कि बिहार में शराब पे रोक है, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं, यूपी में नहीं है। तो ये राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है, लेकिन वही बात आ गई यहाँ पे कि राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में कहा गया गोवंशी व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक व नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। कहने का मतलब ये है गोवंशी यानी कि गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशु, ऐसे पशु जो दूध देते हैं, उनकी बलि पर रोक यानी कि उनको मारा जाना, इसमें प्रतिषेध उस पर किया गया है व उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने की बात अनुच्छेद 48 में की गई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे बकरी भी तो दूध देती है, तो बकरी को काटा जाता है या अन्य भी जानवर उनको मारा जाता है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो वही बात यहाँ पे है कि यह राज्य का दायित्व है, या राज्य का दायित्व है, लेकिन राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, फिर हम बात करें उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत के विषय में जो भी फैक्ट बन सकते हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। उदार बौद्धिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि इसमें जो भी उदारवादी विचारधारा की बात उदारवादी सिद्धांतों के अंदर की जाएगी। इसमें अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण, कई बार इससे प्रश्न उठाया आपकी परीक्षा में। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया, समान नागरिक संहिता,
समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हो गया कि समान नागरिक कानून, ऐसे कानून जो सभी के लिए समान हो। जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो उनका अपना अलग कानून, जैसे विवाह, तलाक, इसके संबंध में उनके अलग कानून है। तो इसमें बात की गई इसकी सभी के लिए समान कानून की बात की गई है। अरे तो फिर आप जैसे इसमें प्रावधान तो समान नागरिक संहिता का किया गया है, लेकिन समान नागरिक संहिता क्या हर राज्य में लागू है? नहीं लागू है। फिर वही बात यहाँ पे आ गई कि राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है इससे। अगर वो चाहेगा तो लागू करेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। तो अगर इसके संबंध में आपको बताऊँ तो पहले गोवा में लागू था। अनुच्छेद 44 पहले सिर्फ़ गोवा में लागू था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उत्तराखंड राज्य, अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भी समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू कर दी है। फिर अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा व बाल्यावस्था की देखभाल किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा व बाल्य की पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा व बाल्यावस्था की देखभाल करना राज्य का दायित्व होगा। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी है वो इसी अनुच्छेद 45 के तहत आप आंगनवाड़ी को समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा व बाल्यावस्था की देखभाल की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की होती है। तो इसके और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था, जब मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 21 ए के तहत मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। वहाँ अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकारों में मैंने आपको बताया था। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की, अगर हाँ, ये इसको 45 को आप याद रखिएगा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 45 है। अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 21 ए के तहत उसके प्रावधान किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया? कृषि एवं पशुपालन में आधुनिकीकरण। आपने अनुच्छेद 48 यहाँ भी पढ़ा था। तो ये गांधीवादी विचार था कि गोवंशीय व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक व नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। जबकि जो अनुच्छेद 48 यहाँ पे बात की गई है, यह उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें कृषि और पशुपालन में आधुनिकीकरण का मतलब ये हो गया कि कृषि में या पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए, और ये दायित्व किसका है? राज्य का। फिर अनुच्छेद 48 ए इसको भी 42वें अनुच्छेद 48 ए को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का यानी कि पर्यावरण को बचाना, संवर्धन का मतलब हो गया पर्यावरण को बचाना व पर्यावरण को बढ़ाना किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा। व वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व होगा, जिसके संबंध में 1972 में एक अधिनियम भी आया था। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 49 में कहा गया है राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इमारतें और ऐसे स्थान जहां से हमारे राष्ट्र को एक पहचान मिलती है, हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के रूप में है, उनको संरक्षण प्रदान करने का दायित्व राज्य का होगा। ये बात अनुच्छेद 49 में कही गई। फिर अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। तो 50 से आप ऐसे याद कर सकते हैं 50-50, यानी कि बंटवारा। तो यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 के तहत की गई है। फिर अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 58 के तहत बात की गई है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। भारत की हमेशा की नीति ये रही है, यदि विश्व के कोई दो देश आपस में उनका कोई युद्ध या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मध्यस्थ के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास भारत का हमेशा रहा है। तो भारत की विदेश नीति भी यही है। तो भारत की विदेश नीति का आधार भी अनुच्छेद 51 है। तो यहाँ पे आपसे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि भारत की संवैधानिक नीति या भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो डीपीएसपी से संबंधित व डीपीएसपी के विभिन्न अनुच्छेदों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने सब आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अगर आपको इतने तैयार हैं तो इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं बनेंगे। अब इसके संबंध में 2-3 फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, वो समझ। इसके संबंध में डीपीएसपी के संबंध में कुछ कथन कहे गए। तो प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा, याद रखिएगा, प्रोफेसर केटी शाह ने क्या कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चिप है
जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आवश्यकता अनुसार अगर राज्य चाहे तो इनके प्रावधानों को लागू करें। अगर वो राज्य नहीं चाहेगा, राज्य को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुआ इसके लिए बाध्य नहीं है। तो वही बात प्रोफेसर केटी शाह के शब्दों में अगर कही जाए तो उन्होंने कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट केटी शाह से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक और अगर विधि विशेषज्ञ की बात करें तो एक और है सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा है इन्होंने डीपीएसपी को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए, डीपीएसपी पढ़ा दिए, तो इसके संबंध में कुछ विवाद है, इसकी श्रेष्ठता के संबंध में कुछ विवाद है और वहां से विभिन्न एग्जामिनों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये बात, मैं आपको जो महत्वपूर्ण केस डीपीएसपी व फंडामेंटल राइट्स यानी कि डीपीएस राज्य के नीति निषेध तत्व व मूल अधिकारों के संबंध में जब विवाद की स्थिति बनी तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंपकदम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस आया था 1951 में। इसमें क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से श्रेष्ठ है। आपको याद रखना है कि 1951 के चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य के केस में इसको मौलिक अधिकार को डीपीएसपी से श्रेष्ठ माना गया था। मौलिक अधिकार को डीपीएसपी से श्रेष्ठ माना गया था। और इसमें एक बात और कही गई थी, इसको याद रखिए, एडिशनल फैक्ट है आपके लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि अभी आगे हम जब भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 51 के तहत आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे तो आप याद रखिएगा कि उस चंपकदम दुरई राजन विवाद में क्या कहा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संशोधनीय है, यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है इसके बाद बेरूबारी केस 1960। बेरूबारी केस 1960 में क्या प्रावधान किए गए कि डीपीएसपी बेरूबारी केस कब आया। सबसे पहले अगर प्रश्न आपसे बनेगा तो बेरूबारी केस कब आया था, तो 1960 में। और इसमें यह कहा गया कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। तो अगर चंपकदम दुरई राजन में पूछा जाएगा तो उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ है। और अगर बात बेरूबारी केस की जाएगी तो इसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना गया। और साथ में इसमें एक बात और कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस केस में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो आपको याद रखना है कि बेरूबारी केस 1960 के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना गया था। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस 1967। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ही बन जाएगा कि गोलकनाथ केस कब आया था, तो आपको याद रखना है 1967। कई बार इनका क्रम लगाने को भी आ जाता है, तो सब क्रम से लिखें और आपको ऐसे ही इनको याद करना है। तो गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को संसद कम नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि गोलकनाथ केस, चूंकि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से संबंधित जो विवादों के संबंध में केस थे तो उसके संबंध में आपको बता रहा था। तो ये गोलकनाथ केस है, ये सीधे मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है क्योंकि इसको क्रम से लगाने के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया कि मौलिक अधिकार संसद कम नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है किसी मौलिक अधिकार को संसद खत्म नहीं कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। ये बात इसमें कही गई थी गोलकनाथ 1967 में। लेकिन इसके बाद आता है कि इस वजह से आपने अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि अगर जब गोरखनाथ केस में ये बात कही गई कि संसद फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकती है, तो आखिर अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति का अधिकार कैसे खत्म कर दिया गया। तो चूंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आया था, तो उससे पूर्व ही जब केशवानंद भारती केस 1973 आया तो इसमें कहा गया कि मूल ढांचे को छोड़कर, संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद को पूरी शक्ति होगी कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। आप इस बात को याद रखिएगा। यह सबसे, और इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सबसे बड़ी बात एक और थी कि यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें 13 जज, कितने जज शामिल थे, 13 जज। और इसने इस बात को कहा था कि संसद को इस बात का अधिकार होगा कि मूल ढांचे को छोड़कर संसद पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है। तो यानी कि गोलकनाथ वाली जो बात थी वो 1973 के केशवानंद भारती केस से समाप्त हो गई। और इसमें एक बात और है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि
बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। उसी क्रम में आप याद रखिए केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और यह भी कहा गया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है। तो इसी क्रम में आपको याद होगा कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो सबसे लास्ट में मैंने लिखा मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में आया। मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में आया और इसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार व डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसमें दोनों एक दूसरे के पूरक संबंधित बात की गई है तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करा देता हूं। इससे अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संबंध में विवाद की स्थिति में या इसकी श्रेष्ठता के संबंध में आपसे केस पूछा जाए कि किसमें क्या प्रावधान किया गया तो आपको याद रखना है कि चंपकम दुरई राजन जो विवाद था बना मद्रास राज्य का विवाद जो 1951 में आया था। इसमें मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी से श्रेष्ठ माना गया। फिर अगर बेरूबारी केस की बात की जाए तो इसमें डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना गया। फिर जो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया है इसमें क्या कहा गया कि दोनों एक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिलहाल डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षा में बन सकते थे पूरा मैंने आपको बता दिया है। अगर आज की क्लास आपकी तैयार है तो इसके संबंध में अब आपसे किसी भी एग्जाम में बनने फिलहाल मैं वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। वनडे एग्जाम में किसी भी वनडे एग्जाम में बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर नहीं होगा और बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को डीपीएसपी से संबंधित प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो अगली क्लास हमारी जो इसका भाग 4A है यानी कि मौलिक कर्तव्य इसके संबंध में होगी। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है कि जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन है, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन है उसको एक-एक, दो-दो करके मैं हर एक 60 वीडियोज़ में डाल रहा हूँ जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो 60 वीडियोज़ के माध्यम से उन संविधान संशोधनों को मैं आपको याद करा दूँगा। क्योंकि उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो मैं वहाँ उसको लिख के नहीं बताऊँगा यहाँ। जो भी संविधान संशोधन जो भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप मेरे 60 वीडियोज़ को देखिएगा और उसकी प्लेलिस्ट में मैंने पूरी संविधान संशोधन की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको मिल जाएँगे। और संविधान संशोधन से बनने वाला कोई भी प्रश्न अगर आपने वो सारे वीडियोज़ को देख लिया, तो नहीं छूटेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग हर दिन 1 या 2 वीडियो मैं उसमें 1-1 मिनट के डाल दिया करूँगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।